कोरिया की वीजा प्रोसेसिंग टाइम और वीजा रेशो कंपैरेटिवली पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। कोरिया का अगर हम 2 से 3 महीने पहले की बात करें तो इसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत लेंथी था। जब आप वीजा एप्लीकेशन सबमिट करवाते थे तो तकरीबन 2 महीने का प्रोसेसिंग टाइम होता था। और डेफिनेटली चूंकि इसका ई वीजा है लेकिन उसके बावजूद भी पासपोर्ट आपका एम्बेसी में होल्ड किया जाता है, तो 2 महीने या 2.5 महीने के लिए आपका पासपोर्ट बाउंड कर लिया जाता था। और फिर डेफिनेटली ये भी कंफर्मेशन नहीं कि आपका वीजा ग्रांट होगा या नहीं होगा। तो फिर जिन लोगों ने किसी और मुल्क में ट्रैवल करना होता था डेफिनेटली वो नहीं ट्रैवल कर पाते थे क्योंकि उनकी वीजा एप्लीकेशन अभी तक सबमिटेड थी, उसका रिप्लाई नहीं आया था। सो करंटली जो है मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर 2025 की, इस वक्त वीजा रेशो बहुत अच्छी है और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी पहले से बेहतर हो चुका है। कोरिया किन लोगों को फ्रेश पासपोर्ट पर वीजा ग्रांट करता है? अगर आपके कोई ब्लड रिलेटिव वहां पर मौजूद हैं और वो आपको इन्विटेशन या गारंटी लेटर देते हैं तो डेफिनेटली आपका वीजा फ्रेश पासपोर्ट पर भी ग्रांट हो सकता है। सेकेंडली, अगर आप बिजनेसमैन हैं और वहां से आपको किसी भी बिजनेस कॉन्फ्रेंस का या एग्जीबिशन का इनविटेशन आया है तब भी आपको वीजा फ्रेश पासपोर्ट पर ग्रांट हो सकता है। या कोई भी पर्सनली तौर पर आपको वहां से गारंटी लेटर भेजता है तब भी आपके वीजा लगने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप कोरिया जाना चाह रहे हैं साउथ कोरिया टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 2 या 3 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। साथ में आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 माह पुरानी प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें ट्रांजैक्शन भी होनी चाहिए, प्लस आपका जो करंट बैलेंस है ये 1.5 बिलियन के अराउंड होना चाहिए और पिछले 6 माह से ये बैलेंस मेंटेन होना चाहिए ट्रांजैक्शन के साथ। इसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो एनटीएन टैक्स रिटर्न और चैम्बर का सर्टिफिकेट, और अगर जॉब होल्डर हैं तो आपकी 3 माह की सैलरी स्लिप और एक एनओसी लेटर भी लगेगा। ऑल्दो जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद है लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को ई वीजा ही ग्रांट किया जाता है। कुछ लोगों के माइंड में ये बात आती है कि ई वीजा जो है वो उस तरह से वर्दी नहीं होता जिस तरह से स्टिकर वीजा होता है, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को देखें तो वो भी ई वीजा ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में हैं और आप वहां पर लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं तब भी हम आपका वीजा यहीं से प्रोसीड कर सकते हैं। इस बात को याद रखें कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क में टूरिस्टिक वीजा पर हैं और वहां से आप कोरिया का ई वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, ये टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं किसी सेकंड कंट्री में इसका वीजा अप्लाई करने के लिए। उसकी वजह यह है पाकिस्तान में चूंकि इसकी एम्बेसी मौजूद है। अगर आप किसी भी मुल्क में लॉन्ग टर्म वीजे पर हैं, मोर देन 90 डेज आपका स्टे है, तब ही आप दूसरे मुल्क से कोरिया का ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं से करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर बात यह है, चूंकि ये ई वीजा है तो बाद लोगों के माइंड में ये बात आती है ये ई वीजा है और इसकी वीजा एप्लीकेशन भी ऑनलाइन ही सबमिट होगी। चाहे आप पाकिस्तान में हैं या आप दूसरे मुल्क में हैं, आपको जब इसका वीजा अप्लाई करना है तो आपका पासपोर्ट एम्बेसी में होल्ड होगा। अगर आप पाकिस्तान में आ जाते हैं, यहाँ से आके प्रोसीड करते हैं, इसकी वीजा एप्लीकेशन ऑनलाइन नहीं होती। चौथे नंबर पर यह है कि आपको किसी भी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मंडे टू फ्राइडे वॉक इन सबमिशन कर सकते हैं और आपका इंटरव्यू किसी किस्म का वहां पर नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपको अपनी फाइल से रेलिवेंट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इंटरव्यू भी नहीं है ना आपका अपॉइंटमेंट के लिए आपको मसला है, आप जाकर केस अपना सबमिट करवा सकते हैं। एम्बेसी की फीस की बात की जाए तो पहले भी 12,000 पाकिस्तानी रुपीज थे और अब भी करंटली 12,000 ही पाकिस्तानी रुपीज हैं और पाकिस्तानी रुपीज में ही आपको एम्बेसी में जाकर सबमिट करवाना पड़ता है। अगर आप कोरिया का ई वीजा हमसे प्रोसीड करवाना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर पर ऑफिस टाइम पे हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपना वॉइस मैसेज भेज सकते हैं और हम आपको एज सुन एज पॉसिबल आपकी क्यूरी का आंसर जरूर देंगे, आपकी हेल्प करेंगे कि आप साउथ कोरिया का ई वीजा हासिल कर सके। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। क्या कह रहे थे मैडम?